Hello everyone, welcome to 12th Commerce BK lecture. Currently we are in the chapter of analysis of financial statement. We are working for comparative balance sheet and comparative income statement. So today we are going to solve question number 5, which is on comparative income statement, page number 377. So let us start with the solution first. Here in front of you, you can see on the right hand side, question number 5 is given. Prepare comparative income statement for Noha Limited for the year ended 31st March 2017 and 2018. So यहाँ पर फॉर्मेट आप देख रहे हैं रेडी है. आई विल राइट ओवर हियर 31st March 2017 and 31st March 2018. ठीक है. और हेडिंग में आ जाएगा इन द बुक्स ऑफ नोहा लिमिटेड. So here we will put a heading in the books of Noha Limited. अब यहाँ पर कितने आइटम्स दिए हैं हमें सिर्फ दिए हैं 4 आइटम्स. बहुत ही सिंपल है. ये पूरा का पूरा फॉर्मेट हमें फॉलो करने की जरूरत नहीं है, बट देन एज वेल फॉर्मेट इज रेडी विथ मी. सबसे पहले देखिए यहाँ पर सेल्स दिया हुआ है. सो हम सेल्स यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे 2 लाख 3 लाख रुपीज. सो 2013 इट इज 2 लाख. and for 2018 it is 3 lakhs. क्या कोई रिटर्न्स है उसमें? नहीं, रिटर्न्स कुछ दिए हुए नहीं है. सो वी विल अंडरलाइन इट. We can write nil. ठीक है. नेक्स्ट उसके बाद आपको दिया हुआ है इनकम टैक्स 50%. तो इनकम टैक्स तो नेट प्रॉफिट आने के बाद ही आप देखेंगे. कॉस्ट ऑफ सेल्स डायरेक्टली गिवन 1,20,80,000. तो देखिए कॉस्ट ऑफ सेल्स ऐसे निकालने के लिए तो ये फॉर्मेट यूज होता है, बट डायरेक्टली आपको दे दिया कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं. एंड फॉर 2 years इट इज 1,20,000 एंड 80,000. ठीक है. सो यहाँ पर हम मार्किंग कर देंगे जो हमें नेट सेल्स मिलेगा. कोई रिटर्न्स तो है नहीं, तो सिमिलर इफेक्ट मिल रहा है. वी विल मार्क इट एज ए. ठीक है. और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम मार्क कर देंगे एज बी. सो व्हाट वुड बी ग्रॉस प्रॉफिट? ए माइनस बी. तो यहाँ पर आपका टोटल आ गया 2 लाख, 3 लाख, 2 lakh minus 1,20,000. So gross profit will be 80,000. 3 lakh minus 80,000, 2,20,000. अब डायरेक्टली हमें दिया है इनडायरेक्ट एक्सपेंस. व्हाट दे हैव गिवन? इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितना है? 8,000, 12,000. सो इसमें हम जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो कंसीडर करेंगे टोटल एक्सपेंडिचर. ओके. सो इंस्टेड ऑफ दिस ऑल थिंग्स, ये हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेस कर सकते हैं. सो आई विल जस्ट पुट अ हेडिंग लाइक इनडायरेक्ट एक्सपेंस. तो सारी चीजें मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, राइट. सो दिस मच वी कैन डिलीट फ्रॉम हियर. और डायरेक्टली इनडायरेक्ट एक्सपेंस हम मेंशन करेंगे 8,000 एंड 12,000.
सो 80,000 माइनस 8,000 कितना आ गया 72,000 और 2,20,000 माइनस 12,000 सो 2,08,000 राइट। अभी टैक्स रेट जो है वो कितना दिया है एट द रेट 50%। बहुत ही सिंपल है, देख लीजिए यहाँ पर टैक्स इनकम टैक्स जो दिया वो कितना दिया हुआ है 50% दिया है। सो 72,000 का 50% हम कैलकुलेट करेंगे, दैट इज 36,000 एंड 2,08,000 1,04,000। ठीक है, तो सेम आंसर हमें यहाँ पर मिल जाएगा 72,000 एंड 1,04,000। इस तरीके से ये जो पर्टिकुलर इनकम स्टेटमेंट था ये हमने फिनिश किया, कंप्लीट किया। इसके अंदर अगर आप ये फॉर्मेटिंग भी ना दो तो भी चलेगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही छोटा था। ठीक है, ये फॉर्मेट हम नहीं प्रिपेयर करेंगे देन एज वेल इट इज ओके। तो इस तरीके से आप यहाँ पर आंसर मेंटेन कर सकते हैं। इतना करने के बाद आपको क्या करना है एब्सोल्यूट चेंज। सो एब्सोल्यूट चेंज में क्या करेंगे आप कॉलम नंबर 2 माइनस कॉलम नंबर 1। ठीक है, सो आप ये आंसर यहाँ पर डिराइव करेंगे वन बाय वन। सो आप देख सकते हैं जहां पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एब्सोल्यूट चेंज शो हो रहा है वहां पर माइनस में फिगर आ रहा है -40,000। आपको वहां पर ब्रैकेट पुट करना है, ऐसे माइनस में शो नहीं करना है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा परसेंटेज चेंज जब आप कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज चेंज जब आपको कैलकुलेट करना है ये क्या होगा एब्सोल्यूट चेंज मींस कॉलम नंबर 3 डिवाइड बाय कॉलम नंबर 1 इंटू 100। तो ये आपको यहां पर एब्सोल्यूट चेंज दिखाई देगा। लगभग ऐसा। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको वहां पर आंसर मेंशन करना है। ये बन गया हमारा कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। गेटिंग इट एवरीवन? बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसे इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अच्छा यहाँ पर एक रेक्टिफिकेशन है, इंस्टेड ऑफ 72,000 इट विल बी 36,000। इट इज बाय मिस्टेक 36,000 आफ्टर डिडक्टिंग इट। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट है कंपैरेटिव के बाद वो है कॉमन साइज स्टेटमेंट। अभी देखिए बैलेंस शीट का जो कंटेंट है, इनकम स्टेटमेंट का जो कंटेंट है दैट विल रिमेन सेम, सिर्फ उसका जो कंपैरेटिव एनालिसिस है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। यहाँ पर जब आप कॉमन साइज के बारे में वर्कआउट करेंगे तो मैं यहाँ पर एक इलिस्ट्रेशन ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल इलिस्ट्रेशन नंबर 7 जो है हमारे सामने, बैलेंस शीट ऑफ XYZ लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 इज गिवन बिलो। हमें ये बैलेंस शीट दिया हुआ है, बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कॉमन साइज स्टेटमेंट। तो आप ये ध्यान दीजिए यहाँ पर कंपैरेटिव नहीं कहा गया है, कहा गया है कॉमन साइज स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। बराबर है।
तो कॉमन साइज आप कैसे प्रिपेयर करते हैं? तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर 1 ईयर का इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो आपको जो 2020 का इंफॉर्मेशन दिया है वो आप नेचुरली वो अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, और फिर आपको एक बेस लेना है। यहाँ पर क्या लेना है? बेस। और बेस क्या होता है? बेस होता है आपका टोटल फंड अवेलेबल या टोटल फंड अप्लाइड। ठीक है, तो यहां पर इसके केस में हमने सबसे पहले ये पर्टिकुलर कॉलम, जैसे हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं वैसे हमने किया, और हमें दो चीजें मिली, एक तो टोटल फंड अवेलेबल और इतना ही हमें मिलता है टोटल फंड अप्लाइड। बराबर है 16,30,000, दोनों टैली होना चाहिए। और इसके बाद हम इसे बेस 100% पे ले लेते हैं और हर एक आइटम को इसके बेसिस पे कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारा जो ओनर्स इक्विटी है, ओनर्स इक्विटी है, उसके अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल 9 लाख है। तो ये जो 9 लाख है वो 16,30,000 का कितना प्रतिशत है, कितना परसेंटेज है? ठीक है, तो इसे जब हम कैलकुलेट करते हैं तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना होता है? बहुत ही सिंपल है। जब आप परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे और जिससे कैलकुलेट करेंगे उसके लिए आपको क्या वर्कआउट करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल 9 लाख डिवाइड बाय 16,30,000 इंटू 100। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 55.22%। और ऐसा आपको हर एक आइटम के साथ करना है। मतलब इक्विटी शेयर को कंपेयर करेंगे इससे, फिर हम प्रेफरेंस शेयर को इससे कंपेयर करेंगे, फिर रिजर्व्स इन सरप्लस को इससे कंपेयर करेंगे। ईच एंड एवरी आइटम सब आपको कंपेयर करना है। टोटल शेयर होल्डर्स फंड इससे कंपेयर करेंगे, बोरोड फंड में सिक्योर्ड लोन कंपेयर करेंगे, अनसिक्योर्ड लोन कंपेयर करेंगे। सबको इसी आइटम से, इसी अमाउंट से क्या करना है? कंपेयर करना है। गेटिंग इट एवरीवन? तो ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन कंपैरेटिव स्टेटमेंट से भी इजी है। कंपैरेटिव में तो हमें 2 इयर्स को कंपेयर करना था, बट यहां पर तो हमको सिंगल ईयर प्रिपेयर करना है और सबको टोटल फंड अवेलेबल से हम क्या करने जा रहे हैं? कंपेयर। ठीक है, तो आपको इस तरीके से परसेंटेज निकालना है और देखना है कि हर एक वो आइटम टोटल फंड का कितना प्रतिशत है। ओके, तो आप यहां पर भी इस पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन में थोड़ा बहुत चेंजेस कर लीजिए। जो मिस्टेक है आप देखिए, यहां पर ये जो बोरोड फंड लिखा हुआ है इसको चेंज करके आपको करना है फंड अवेलेबल, टोटल फंड्स अवेलेबल, ऐसा आपको मेंशन करना है। और यहां पर ये जो 5 लाख रुपीस और 30% शो हुआ है, वहां पर आप क्या लिखेंगे? टोटल बोरोड फंड। तो ये पर्टिकुलर चेंज आप अपने टेक्स्ट बुक में कर लीजिए। सो जिस तरीके से हमने लायबिलिटी के सारे आइटम्स किए, उसी तरीके से असेट में भी करना है। असेट में भी देखिए टोटल फंड्स अप्लाइड कितना है? 16,30,000। फिर फिक्स्ड असेट को कंपेयर करेंगे तो 9 लाख डिवाइड बाय 16,30,000, 1,50,000 डिवाइड बाय 16,30,000 इंटू 100, और 5,80,000 डिवाइड बाय 16,30,000 इंटू 100। ऐसे करके हमको सिर्फ परसेंटेज यहाँ पर ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है? परसेंटेज। परसेंटेज एक बार आपका आ गया, आपका सम फिनिश हो गया। तो अल्टीमेटली कॉमन साइज में फॉर्मूला हमारा क्या बैठता है? अमाउंट ऑफ आइटम डिवाइड बाय टोटल फंड एम्प्लॉयड इनटू 100। बहुत ही बेसिक है, बहुत ही इजी है, कंपैरेटिव से ज्यादा आसान है। ठीक है, सो इसी के साथ देखते हैं हम यहाँ पर जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। इसे कैसे सॉल्व करें? तो आप यहाँ पर जो पर्टिकुलर बैलेंस शीट बनाएंगे, यहाँ पर हमें बैलेंस शीट बनाने के लिए रिक्वायरमेंट पूछी गई है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर कितने कॉलम्स प्रिपेयर करेंगे? तो आपके जो कॉलम्स होते हैं उसके अंदर आपको सिलेक्ट करना है, चूज करना है। सबसे पहले आप यहाँ पर पर्टिकुलर्स लिखते हैं। ठीक है, फिर जो पर्टिकुलर ईयर दिया, फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर हमारा है 31 मार्च 2017, और फिर आपको एक कॉलम परसेंटेज का रखना है। ठीक है, अब जैसा हमने इलस्ट्रेशन में सॉल्व किया था, आप उस तरीके से परसेंटेज निकाल लीजिए। फिर दूसरा आपको 31 मार्च 2018 ऐसा करके फिर उसका भी परसेंटेज आपको कैलकुलेट करना है।
उसका भी हम यहाँ पर परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। तो एक के बाद एक आप यहाँ पर परसेंटेज कैलकुलेट करते जाएंगे और यही पर्टिकुलर आपका फॉर्मेट है। गॉट इट एवरीवन? इसी तरीके से हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बहुत ही आसान है, इलस्ट्रेशन देख करके आप सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 ये दोनों आपके लिए होमवर्क है। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, किस तरीके से दिया है। देखिए यहाँ पर प्रिपेयर कॉमन साइज बैलेंस शीट फॉर द ईयर 31 मार्च 2017 एंड 31 मार्च 2018। ये दो इंफॉर्मेशन हमको दिए हैं। पहले हम फर्स्ट कॉलम का यहाँ पर प्रिपेयर करेंगे, साइमल्टेनियसली भी आप कर सकते हो। तो देखो सबसे पहले क्या दिया है, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना, 80,000 80,000। तो हमने यहाँ पर लिखा 80,000 एंड 80,000। ठीक है। नेक्स्ट दे हैड गिवन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना दिया है, 20,000 एंड 20,000। कोई रिजर्व सरप्लस, यस रिजर्व सरप्लस है 20,000 एंड 24,000। तो इस तरीके से ये तीन आइटम हो गए। इसका टोटल ले लेंगे, हमें नेटवर्क मिल जाएगा 1,20,000 और यहाँ पर 4,000 एक्स्ट्रा है, 1,24,000। ठीक है। बोरोड फंड में यहाँ पर दिया हुआ है सिक्योर्ड लोन एंड अनसिक्योर्ड लोन। तो इसे मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूं। आई विल राइट secured loan and unsecured loan। secured loan कितना था, 40,000, फिर वो हो गया 16,000। unsecured loan was 20,000 और फिर हो गया 36,000। तो इन दोनों का टोटल ले लेंगे हम, दैट विल बिकम 60,000। और यहां पर 52,000। ठीक है। तो ये जो हमें मिला है इसे हम बोलेंगे टोटल बोरोड फंड। टोटल बोरोड फंड। अब जो टोटल बोरोड फंड मिला है और प्लस नेटवर्थ, इसे मैं नाम दे देता हूं। सपोज मैंने यहां पर इसको नाम दे दिया एन। ठीक है, दिस इज एन एंड दिस इज बी और वी कैन से एफ। सो टोटल फंड्स अवेलेबल जो होगा वो होगा एन प्लस एफ। ठीक है। तो ये दोनों का हम टोटल ले लेंगे, 1,20,000 प्लस 60 कितना हो गया, 1,80,000। सिमिलरली 1,24,000 प्लस 1,50,000। सो टोटल हो जाएगा 1,76,000। ये हमें टोटल मिल गया। ठीक है। अब इसी तरीके से फिक्स्ड असेट चेक कीजिए कितना है, 1,20,000 1,44,000। तो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। सो इंस्टेड ऑफ दैट मैं ये यहाँ से रिड्यूस कर देता हूँ, क्योंकि डायरेक्टली फिक्स्ड असेट सारे हमें दिए हुए हैं। सो फिक्स्ड असेट हो जाएगा 1,20,000 और चेंज होके वो हो गया 1,44,000। ठीक है। इन्वेस्टमेंट 20,000
सेम है नेक्स्ट ईयर भी। और फिर बात आती है वर्किंग कैपिटल की। किसकी बात आती है? वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में करंट असेट दिया हुआ है, डायरेक्टली दिया हुआ है, तो बाकी सब इंफॉर्मेशन में विड्रॉ कर देता हूं यहां से। तो देखिए करंट एसेट जो है दैट इज हाउ मच? 60,000, 48,000। और करंट लाइबिलिटी आपको लाइबिलिटी साइड में मिलेगा 20,000 एंड 36,000। सो दैट वी हैव टू राइट 20,000 एंड 36,000। ठीक है, तो यहां पर हम इसका टोटल ले लेंगे। अब यहां पर करंट लाइबिलिटी आप क्या करते हो, आपको इसको लेस करना है। ठीक है, सो 60 माइनस 20 कितना हो जाएगा? 40,000। और यहां पर 48 माइनस 36 12,000। ठीक है, सो हम इसे नाम दे देते हैं P और इसे नाम दे देते हैं Q। तो P माइनस Q हमें मिल गया। अब यहाँ पर टोटल फंड्स अवेलेबल हमें लेना है, तो हमें क्या क्या आइटम लेना है यहाँ पर? एक तो नंबर 1 दैट इज 1,20,000, नंबर 2 इन्वेस्टमेंट, और नंबर 3 नेट वर्किंग कैपिटल। तो 1,80,000 ये टोटल हमें मिलता है। तो आप देखेंगे टोटल फंड अवेलेबल भी है ये, और यहाँ पर आना चाहिए 1,76,000। सो दिस वन एंड दिस वन 1,76,000। ठीक है, तो इस तरीके का टोटल आ गया। अब सिर्फ हमें क्या करना है? परसेंटेज फॉर्म करना है। परसेंटेज कैसे आएगा? तो आप ये जो टोटल फंड अवेलेबल है इसको बेस रखेंगे। ठीक है, या तो आप टोटल फंड्स अप्लाइड उसको बेस कर लीजिए, दोनों ही सेम है। तो करना क्या है आपको, ये जो पर्टिकुलर आइटम है उसको डिवाइड करना है बेस आइटम से। सो डिवाइड बाय दिस बेस आइटम इनटू 100। ठीक है, सो परसेंटेज कितना आएगा? 44%। और इसी तरीके से सब कुछ आपको यहाँ पर देखना है। सो यहाँ पर हम लोग हर एक आइटम को 1,80,000 से डिवाइड करने जा रहे हैं। सो 20,000 डिवाइड बाय 1,80,000 इंटू 100, राइट? अगेन 20,000 डिवाइड बाय 1,80,000 इंटू 100। 1,20,000 डिवाइड बाय 1,80,000 इंटू 100। सो ऐसे ही आपको करते जाना है सब जगह पर। 40,000 डिवाइड बाय 1,80,000 इंटू 100। 20,000 डिवाइड बाय 1,80,000 इंटू 100। 60,000 डिवाइड बाय 1,80,000 इंटू 100। और लास्ट में इसका क्या करेंगे? इसका भी सिमिलर हो जाएगा 1,80,000 डिवाइड बाय 1,80,000 इंटू 100। तो यहाँ पर 100% आना चाहिए।
गॉट इट एवरीवन? इस तरीके से हमको फिर बाद में ये जो पर्टिकुलर हमने यहाँ पर सॉल्व किया है ये नेक्स्ट ईयर के लिए भी हो जाएगा लाइक दिस। सो एक एक करके यहाँ पर भी कैलकुलेट करेंगे हम लोग। 80,000 डिवाइड बाय 1,76,000 इंटू 100, ठीक है। 20,000 डिवाइड बाय 1,76,000 इंटू 100, 24,000 डिवाइड बाय 1,76,000 इंटू 100, 1,24,000 डिवाइड बाय 1,76,000 इंटू 100, 16,000 डिवाइड बाय 1,76,000 into 100, 36,000 divided by 1,76,000 into 100, 52,000 divided by 1,76,000 into 100, और लास्ट में तो क्या होगा 1,76,000 डिवाइड बाय 1,76,000 into 100, तो ये 100% आना चाहिए, ठीक है। तो लायबिलिटी का काम हो गया। अभी एप्लीकेशन ऑफ फंड्स हम देख लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में भी हम क्या करेंगे यहाँ पर सिमिलर वे में 1,20,000 डिवाइड बाय 1,80,000 इंटू 100, 20,000 डिवाइड बाय 1,80,000 इंटू 100, 60,000 डिवाइड बाय 1,80,000 इंटू 100, 20,000 डिवाइड बाय 1,80,000 इंटू 100, 40,000 divided by 1,80,000 into 100, and at the last 1,80,000 divided by 1,80,000 into 100, ठीक है। चलिए इस पार्ट को भी हम फिनिश कर लेते हैं। 1,44,000 divided by 1,76,000 into 100, 20,000 divided by 1,76,000 into 100, 48,000 divided by 1,76,000 into 100, 36,000 divided by 1,76,000 into 100, 12,000 divided by 1,76,000 into 100, and at the last 1,76,000 divided by 1,76,000 into 100. So this is much easier than comparative balance sheet. It is what? It is common size balance sheet. Common size balance sheet. I hope अभी आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि किस तरीके से हमको वर्कआउट करना है। So now moving towards textbook, what is given there? जिस तरीके से हमने बैलेंस शीट को सॉल्व किया उस तरीके से आप इनकम स्टेटमेंट देखिए। ये पर्टिकुलर इनकम स्टेटमेंट हमारे सामने है
और इनकम स्टेटमेंट में आप जो बेस लेंगे वो हमेशा नेट सेल्स होता है। क्या होता है? नेट सेल्स। जैसे कि बैलेंस शीट में टोटल फंड अवेलेबल या टोटल फंड अप्लाइड होता है, उसी तरीके से इनकम स्टेटमेंट में जो बेस होता है वो हमेशा नेट सेल्स होता है। ठीक है, तो यहां पर आप डिवीजन कैसे करेंगे? आपका कैलकुलेशन होने के बाद 3 लाख डिवाइड बाय 5 लाख इंटू 100, 2 लाख डिवाइड बाय 5 लाख इंटू 100, 55,000 डिवाइड बाय 5 लाख इंटू 100, 52,000 डिवाइड बाय 5 लाख इंटू 100 और 92,500 डिवाइड बाय 5 लाख इंटू 100। तो ये परसेंटेज आपको मिलेगा। ठीक है ना, ये बैलेंस शीट से भी सिंपल है। यहाँ पर एक ही आइटम है नेट सेल्स, सबको नेट सेल्स से हमें डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? नेट सेल्स से। तो सब जगह यही फॉर्मूला यूज होगा। नाउ कमिंग टूवर्ड्स नेक्स्ट फॉर्मेट, दैट इज कैश फ्लो। कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने पास जो कैश मेंटेन करना होता है, उसे उसका रिकॉर्ड उसके पास होना चाहिए कि कितना कैश उसके पास अवेलेबल है और कहां कहां पर यूज हुआ है। अदरवाइज क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन तो प्रॉफिटेबल है बट अल्टीमेटली कहां पर कितना अमाउंट को यूज करना है ये डेटा उसके पास अवेलेबल ना हो तो वो प्रॉब्लम में आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास बहुत सारा प्रॉफिट आया है और वो प्रॉफिट मैंने कहीं इन्वेस्ट कर दिया और कल को जाकर के मुझे सैलरी देने के लिए भी पैसा नहीं है, तो ये कंपनी का नेम फेम रेपुटेशन खराब करेगा, है कि नहीं? तो मुझे बहुत ही सोच समझकर कितना परसेंटेज ऑफ अमाउंट कहां पर स्पेंड करना है, कहां इन्वेस्ट करना है, मेरे पास कितना अमाउंट बचेगा, ये देखने के लिए प्रिपेयर करना पड़ता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या प्रिपेयर करना पड़ता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए हमें ये फॉर्मेट दिया हुआ है हमारे सामने। फॉर्मेट गो थ्रू करेंगे। सबसे पहले इस फॉर्मेट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, वो आप देखिए। फर्स्ट फॉर्मेट जो हमारे सामने होगा, फर्स्ट वन, दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो पहले आपको ये देखना है। दूसरा है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और थर्ड वन है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। एक एक करके इसके बारे में हम समझते हैं क्या होता है। फर्स्ट वन इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब यहां पर होता है कि बिजनेस का जो कोर एक्टिविटी है उसमें क्या कैश फ्लो हुआ है। तो वो कैश फ्लो आप रिवर्स मेथड से कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं? रिवर्स मेथड से। और वो रिवर्स मेथड है क्या? तो सबसे पहले आपके पास इंफॉर्मेशन आता है नेट प्रॉफिट का। किसका इंफॉर्मेशन आएगा? नेट प्रॉफिट। और उस नेट प्रॉफिट में आप एडजस्टमेंट करेंगे। इसके लिए मैंने बोला इसको ये रिवर्स मेथड है, क्योंकि जो डेबिट के आइटम है जैसे डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट पेड, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, उसको आपको ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है। ठीक है ना। और जो क्रेडिट के आइटम है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड रिसीव्ड एंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, ये आपको उसमें से लेस करना है। तो ध्यान दीजिए, डेबिट वाले जो आइटम्स थे उसको आपने क्या किया? ऐड किया। और क्रेडिट वाले जो आइटम थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, उसको आपने लेस किया, दैट इज इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, ये आपको लेस करना है। ठीक है, इतना करने के बाद आप फिर करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल चेंजेस जो है उसको हम एडजस्ट करेंगे। वहां पर हमें ध्यान देना है कि करंट लायबिलिटी और करंट असेट, यही वर्किंग कैपिटल के पार्ट होते हैं, करंट लायबिलिटी और करंट असेट। तो आपको वहां पर चेंजेस देखना है। क्या देखना है? चेंजेस। चेंजेस का मतलब क्या होता है? कितना इंक्रीज हुआ है और कितना डिक्रीज हुआ है, दिस इज द चेंज। अब इंक्रीज को डिक्रीज को हमको ऐड और लेस करना है। मैं कुछ एग्जांपल आपको यहां पर देता हूं। फॉर एग्जांपल, हमारा जो क्रेडिटर है, हमारा जो क्रेडिटर है वो 2019 में 50,000 था और 2020 में 30,000 हो गया। ये देखने के बाद हमें क्या पता चलता है? हमें पता चलता है कि जो 50,000 का क्रेडिटर था उसमें से हमने 20,000 पे कर दिया होगा। यस और नो?
तो इस सिचुएशन की वजह से मुझे बताइए हमारे पास कैश इंक्रीज हुआ या कैश डिक्रीज हुआ? तो ऑब्वियसली आप लोग कहेंगे सर पहले 50,000 था, अब 30,000 हो गया है, दैट मीन्स हमने पेमेंट किया है तो कैश रिड्यूस हो गया, कैश रिड्यूस हो गया। तो इसे हम कहेंगे इंक्रीज इन लायबिलिटी, सॉरी इसे हम कहेंगे डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। तो पहली बात तो ये करंट लायबिलिटी में डिक्रीज हुआ, तो करंट लायबिलिटी में से डिक्रीज होता है तो ये हमारे कैश के लिए फेवरेबल है या अगेंस्ट में है? ये उसके अगेंस्ट में है, क्योंकि करंट लायबिलिटी का डिक्रीज होना मतलब हमने पेमेंट किया है ना। पहले जहां पर 50,000 देना बाकी था, अब 30,000 देना बाकी है, मतलब हमने 20,000 का पेमेंट कर दिया, मतलब हमारे पास से 20,000 कम हो गए, मतलब हमारे कैश में से 20,000 लेस करना पड़ेगा। तो देखिए यहां पर हमने किया लेस, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। तो आपको ये ध्यान रखना है जब भी करंट लायबिलिटी में डिक्रीज होगा आप क्या करेंगे, उसे लेस करेंगे। सिमिलरली अगर करंट लायबिलिटी में इंक्रीज होता, क्या होता, इंक्रीज होता, मैं यहां पर एग्जांपल चेंज करता हूं, इंस्टेड ऑफ 30,000 ये हो गया है 60,000, क्या हो गया 60,000, ठीक है ना। तो हमें क्या दिखाई देता है इसमें, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, पहले 50 था अब 60 है, मतलब हमने और गुड्स परचेस कर लिए और उसका पेमेंट अभी तक किया नहीं है, मतलब हमारे पास से एक्स्ट्रा 10,000 अभी तक गए नहीं है। तो ये हमारे कैश पोजीशन के लिए फेवरेबल रिस्पॉन्स है। तो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी होगा तो हमें ऐड करना है, क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई आपको। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी होगा तो लेस करेंगे, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी होगा तो ऐड करेंगे। इसी तरीके से करंट असेट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, करंट असेट की। मैं यहां पर एक एग्जांपल ले लेता हूं, सपोज हमारे पास है स्टॉक, स्टॉक 2018 में हमारे पास था 90,000 और 2019 में ये हो गया 1 लाख। तो हम इसे बोल सकते हैं इंक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट एसेट, करंट एसेट 90,000 से 1 लाख हो गया। तो मुझे बताइए ये जो स्टॉक इंक्रीज हुआ है, कैसे इंक्रीज हुआ होगा, हमने परचेस किया, क्या किया, परचेस किया, और परचेस किया तो पेमेंट तो किया होगा, है कि नहीं। तो जब भी इंक्रीज होता है करंट एसेट में, इंक्रीज इन करंट एसेट होगा तो हम उसे क्या करेंगे, लेस करेंगे, क्योंकि उसका मतलब पेमेंट गया होगा, उसका मतलब पेमेंट गया होगा, ठीक है ना। दूसरी बात, अगर ये डिक्रीज होता है, मैं यहां पर एग्जांपल चेंज कर देता हूं, इंस्टेड ऑफ 1 लाख आई विल राइट 80,000। तो अगर स्टॉक जो है 90,000 से 80,000 हो गया, मतलब स्टॉक बिक गए होंगे, और स्टॉक बिक गए होंगे मतलब पैसा आया होगा, है कि नहीं। तो जब भी डिक्रीज इन करंट असेट होता है, डिक्रीज इन करंट असेट होता है तो हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो अल्टीमेटली अफेक्ट क्या हो रहा है, कैश, कैश के फेवर में है तो ऐड कीजिए, कैश के अगेंस्ट में है तो लेस कीजिए। फेवर का मतलब हमारा कैश पोजीशन बढ़ रहा है और अगेंस्ट का मतलब हमारा कैश पोजीशन कम हो रहा है। तो ये आपको देखना है वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड, दैट इज चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। और इतना करने के बाद जब हम टोटल लेंगे तो हमें मिलेगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, कि ये जो पर्टिकुलर ऑपरेशन था उससे कितना कैश जनरेट हुआ है। इसके बाद हम यहां पर देख रहे हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। जनरली जो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है वो एसेट से रिलेटेड होता है, कौन से साइड से रिलेटेड होता है, एसेट से। अब ध्यान दीजिए, फॉर एग्जांपल हमारे पास मोटर व्हीकल था, क्या था, मोटर व्हीकल, ठीक है ना। अब उस मोटर व्हीकल को हमने क्या कर दिया, सेल कर दिया। मोटर व्हीकल के सेल करने की वजह से हमारे पास कैश जनरेट होगा, पैसा आएगा।
तो सेल ऑफ असेट और इन्वेस्टमेंट आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐसे ही अगर आपको इंटरेस्ट मिला है, डिविडेंड मिला है, तो आप ऐड करेंगे। लेकिन अगर आप कोई असेट परचेस करते हो तो उसके लिए पैसा देना पड़ेगा, है ना। आपने लैंड एंड बिल्डिंग परचेस किया, आपने प्लांट एंड मशीनरी परचेस किया, आपने फर्नीचर एंड फिक्चर परचेस किया, पैसा दिया मतलब पैसा गया, है ना। तो असेट परचेस किया है तो लेस करेंगे, और असेट सेल किया है तो ऐड करेंगे। यही बेसिक चीज है। और इसका टोटल हमें मिलेगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, मतलब असेट साइड। अब आ जाते हैं लायबिलिटी साइड में। अगर आपने कोई शेयर इशू किया है तो पैसे आएंगे, अगर आपने लोन लिया है तो पैसे आएंगे, क्या करो, ऐड करो। उल्टा, अगर आपने किसी शेयर का पेमेंट किया है, रिडीम किया है, तो लेस कर देंगे। अगर आपने कोई लोन का रीपेमेंट किया है तो लेस कर देंगे। अगर आपने इंटरेस्ट डिविडेंड पे किया है तो लेस कर देंगे। तो फाइनली आपको यही ध्यान रखना है कि पैसा आ रहा है या जा रहा है। आ रहा है तो ऐड करो, जा रहा है तो लेस करो। और इसके अकॉर्डिंगली हमको मिल जाएगा थर्ड आइटम, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, उसमें से हम क्या करेंगे, जो कैश बिगिनिंग में दिया है, बैंक प्लस कैश का जो आइटम है वो ऐड कर देंगे। बिगिनिंग में जो भी हमको दिया हुआ है, मतलब ओपनिंग स्टॉक ऑफ कैश बैलेंस, वो हम ऐड कर देंगे। ऑटोमेटिकली हमको क्या मिल जाएगा, क्लोजिंग एट द एंड। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ कैश या क्लोजिंग कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस हमको लास्ट में मिल जाएगा। और ये इंडिकेट करता है कि हमारे पास कैश फॉर्म में कितना अमाउंट अवेलेबल है। तो तीन एक्टिविटी, पहला ऑपरेटिंग एक्टिविटी जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड सारे आइटम आ जाएंगे। दूसरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जिसमें असेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आ जाएंगे। तीसरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी जहां पर लायबिलिटी से रिलेटेड सारे आइटम आ जाते हैं। ठीक है, आपको और एक चीज ध्यान रखनी है, यहां पर जो वर्किंग कैपिटल की बात की गई है, ये जो वर्किंग कैपिटल है इसमें सारे करंट असेट और करंट लायबिलिटीज आते हैं। इंक्रीज और डिक्रीज आपको मेंशन करना पड़ता है। गेटिंग इट एवरीवन? तो डन फॉर द डे, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग। आज अभी जो हम लोग ने कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट किया है, इसे बाय हार्ट करने के लिए राइट इट एटलीस्ट 3 टाइम्स इन योर नोटबुक, और ये बाय हार्ट हो जाएगा। और इससे रिलेटेड सम्स जो है हम नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शबा खैर, सायोनारा, बाय एवरीवन।